हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता सामने खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कैथोड और एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको डिस्कस किया था। कोलराउस लॉ, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज बात करते हैं हम प्रोडक्ट की, फेराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। दो लॉज होते हैं यहाँ पे। पहले हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर सेकंड लॉ और उसके न्यूमेरिकल। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, उसकी वजह से कैथोड और एनोड पे हमें कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे NaCl, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड पे हमें सोडियम मिलता है और एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। तो क्या हम इस सोडियम के मास को और जो क्लोरीन गैस लिबरेट हुई है इसके वॉल्यूम को या मास को, जो इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई की है, उसके साथ रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द वेट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो कैथोड और एनोड पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे उसका जो मास होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब Q किसके इक्वल होता है? Q इज इक्वल टू IT, मतलब करंट दैट इज पास्ड फॉर द टाइम T। सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट की एंट्री होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये Z किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाई 96500। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास की नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत आसानी से आप मेटल्स के लिए निकाल सकते हैं। जो मेटल का इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, उसका जो मोलर मास है उसे उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए। जैसे एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है 27, उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। कॉपर के केस में कॉपर का मोलर मास 63.5 होता है, उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। सिल्वर और सोडियम के केस में क्योंकि इन पे चार्ज +1 होता है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए। उनके लिए उनका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम होता है। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आपके फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हो गया। W इज इक्वल टू E बाई इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई 96500 इंटू IT। ये इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल से सॉल्व करने में यूज करनी है। अब बच्चे का सवाल होता है कि ये 1 फेराडे 96500 कूलम के इक्वल क्यों होता है? ये 1 फेराडे आया कहाँ से? क्यों हम ये इतना इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने? तो भाई, जब इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट क्या है? फेराडे और कूलम्स। तो ये जो 1 फेराडे होता है, दिस इज द चार्ज कैरीड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी 96500 कूलम और 1 फेराडे चार्ज। सो चार्ज कैरीड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट आप करोगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 96487 कूलम्स। लेकिन कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं 96500 कूलम में। अब क्योंकि ये 96500 कूलम थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत करता है तो इसको और हमने सिंप्लीफाई किया और इस चार्ज को हमने इक्वल कर दिया 1 फेराडे। तो फेराडे और कूलम दोनों ही जो इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करते हैं, यानी कि जो चार्ज सप्लाई करते हैं, उसकी यूनिट है। तो 1 फेराडे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिए कि 1 फेराडे जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पास करेंगे तो इसकी वजह से कैथोड और एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे दैट विल बी इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। ठीक है, जैसे अगर आप 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो एल्यूमिनियम का आपको 9 ग्राम मिलेगा। 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कॉपर का मिलेगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसा क्यों होता है तो इसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब एल्यूमिनियम का, मान लीजिए यहाँ पे आप एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हैं तो एल्यूमिनियम कहाँ डिपॉजिट होगा? कैथोड पे। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी यूज्ड फॉर दैट। ठीक है, अब 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? 1 फेराडे। 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो
3 फेराडे चार्ज और इससे 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है जिसका कि मास कितना होता है 27 ग्राम। तो जब 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एल्यूमिनियम का 27 ग्राम डिपॉजिट होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर 1 फेराडे पास की तो कितना होगा 9 ग्राम। देख लीजिए 9 ग्राम क्या होता है एल्यूमिनियम की इक्विवेलेंट मास। इसी तरीके से अगर आप कॉपर का केस देखते हैं तो Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर डिपॉजिट होता है। तो 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होती है तो कॉपर कितना डिपॉजिट होता है, कॉपर का मोलार मास होता है 63.5 ग्राम। तो 1 फेराडे से कितना डिपॉजिट होगा, तो 63.5 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास होगी तो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास के बराबर मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। और ये जो 1 फेराडे चार्ज है, दिस इज द चार्ज कैरीड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में चार्ज दिए जाए तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 1, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? 0.5 एम्पियर का करंट है जिसे 2 घंटे के लिए आपने पास किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो टाइम है उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। अब चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, Q इज इक्वल टू आई टी, दैट इज 0.5 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60, इसकी वैल्यू आएगी 3600 कूलाम। अब कूलाम्स और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन हमने अभी अभी सीखा है। हम ये जानते हैं कि जब भी 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है दैट इज इक्वल टू 96500 कूलाम। तो और 96500 कूलाम जब भी पास होते हैं तो ये किसकी वजह से होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यहाँ दे सकते हैं कि जब 96500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल उसके लिए होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब 1 कूलाम पास होता है तो 1 डिवाइडेड बाई 96500 कूलाम्स, एंड जब 3600 कूलाम्स तो 1 बाई 96500 इंटू 3600 इसको किया। तो जब हम इसको सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू आती है 0.0373 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब मोल्स पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाल सकते हैं हम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। सो 0.0373 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, और इसकी जो वैल्यू आती है कैलकुलेशन आप लोग कर लिया कीजिए, 2.25 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपको कितने फेराडे या कितने कूलाम्स चार्ज चाहिए इस रिडक्शन के लिए, ये आपको निकालना है। तो पहले इनकी रिडक्शन रिएक्शन लिख लेते हैं। तो दैट इज Al+3 से एल्यूमिनियम में जाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन Al। तो जब 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो चार्ज आपको कितना चाहिए, चार्ज रिक्वायर्ड इज 3 फेराडे, और अगर आपको इसको कूलाम्स में चेंज करना है तो 3 इंटू 96500 कूलाम्स। देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी हमें रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है। तो Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन दैट इज Cu, मतलब आपको कितना चार्ज चाहिए, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरी 1 फेराडे चार्ज। सो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज यहाँ पे रिक्वायर्ड है 2 फेराडे का, और कूलाम्स में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तीसरा है 1 मोल पर मैग्नेट टू Mn+2। तो पहले यहाँ पे इसका मैग्नीज पे चार्ज निकालिए, यहाँ पे आता है +7, और इससे ये चेंज हो रहा है Mn+2 में, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमें बताते हैं। सो 5 फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड
for this reduction reaction. Next is 1 mole dichromate ion to Cr+3. तो पहले इसकी रिएक्शन लिखिए, तो हम लिखते हैं Cr2O7-2, इससे ये चेंज हो रहा है Cr+3 में। पहले ये क्रोमियम बैलेंस किया हमने, इधर 7 ऑक्सीजन एटम है तो 7H2O, फिर यहाँ पे 14H पॉजिटिव हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 6 फेराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी हुई है जिनके लिए हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। 1 मोल ऑफ H2O to O2, जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो आपको कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए वाटर का डिसोसिएशन होता है H2 + ½ O2 में, इसकी जो डिटेल रिएक्शन है वो यहाँ पे हमने लिख दिए। तो जब O-2 से O2 मिलता है तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी 2 फेराडे। ठीक है, इसी तरीके से 1 मोल FeO जब Fe2O3 में चेंज होता है तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंट्री है। सो 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 आयंस टू Fe+3। क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान हैं। तो अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में निकल नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइज करवाया गया है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। करंट फ्लो किया गया है 5 एम्पियर का फॉर 20 मिनट्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला इनपुट कर दीजिए, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आप निकाल लीजिए, Q = IT 5 एम्पियर और ये T है आपका 20 × 60 सेकेंड्स। टाइम को आपको सेकेंड्स में ही लेना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको हमने बताया था या तो आप उससे निकाल लीजिए। यहाँ पे निकल का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, निकल की वैलेंसी है +2, तो इसका जो मोलर मास दिया है निकल का उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दैट इज इक्वल टू 58.71 डिवाइडेड बाई 2 × 96500 और I की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर और टाइम की वैल्यू कितनी है 20 × 60 सेकेंड्स। एक तरीका तो ये है, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। दूसरा तरीका क्या, निकल के लिए हमने यहाँ रिडक्शन रिएक्शन लिखी, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे चार्ज यहाँ पे पास किया जाएगा। तो जो हम जानते हैं कि जब इस तरीके से जो रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे जब 2 फेराडे चार्ज पास किया जाएगा तो जो निकल का 1 मोल डिपॉजिट होगा और 1 मोल का मास कितना होगा 58.71 ग्राम। तो जब आप 2 फेराडे या फिर 2 × 96500 कूलम चार्ज जब आप सप्लाई करते हैं तो उससे 58.71 ग्राम निकल डिपॉजिट होता है। तो जब आप 600 कूलम चार्ज पास करेंगे तो उससे कितना निकल डिपॉजिट होगा, दैट विल बी इक्वल टू 58.71 डिवाइडेड बाई 2 × 96500 × 600 कूलम्स। ये कूलम्स है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी फाइनली इसको सॉल्व करने पे वो आएगी 1.825 ग्राम। तो देखिए आपकी मर्जी है, आप चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला इनपुट कीजिए या फिर कॉन्सेप्ट से चलिए, आंसर तो सेम आने वाला है। तो अब हम डिस्कस करते हैं फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर उसका एक और न्यूमेरिकल करेंगे। तो डिस्कस करते हैं फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, ये 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिए हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यहाँ पे जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट। इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और सीरीज में कनेक्ट किया है तो इनमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं दैट इज सेम, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई हो रही है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे ये जिंक सल्फेट है तो यहाँ पे आपको कैथोड पे जिंक मिलेगा, यहाँ पे सिल्वर मिलेगा और यहाँ पे कॉपर मिलेगा। तो क्या अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे जिंक कितना डिपॉजिट हुआ है तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना ईजी डिपॉजिट हुआ है, लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये रूल क्या कहता है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन कनेक्टेड इन अ सीरीज, जो कि यहाँ पे हमने किया है, then the weight of substance deposited or liberated at the respective electrodes are directly proportional to their equivalent mass।
मतलब यहाँ पे जो जिंक डिपॉजिट होगा, जिंक का मास, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। इसी तरह यहाँ पे जो सिल्वर डिपॉजिट होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। और यहाँ पे जो कॉपर डिपॉजिट होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो अब इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, दैट इज डब्ल्यू वाई जिंक डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वाई ए जी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ ए जी। इसी तरह हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए जी बाई डब्ल्यू सी यू इज इक्वल टू ई ए जी बाई ई सी यू। तो बहुत आसानी से इन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं अभी कर लेते हैं। फैराडे सेकंड लॉ का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं ए बी सी, जिनमें जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट है। इनको एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है और इन्होंने 1.5 एम्पियर की करंट पास की है, जिससे जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ है बी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, दैट इज 1.45 ग्राम। अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो टाइम, कितना टाइम आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, मतलब करंट को पास किया। इसके अलावा कितना जिंक और कितना कॉपर उन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है। तो अभी अभी जो हमने न्यूमेरिकल डिराइव किया था, जो इक्वेशन डिराइव किया था, उससे आसानी से हम निकाल लेते हैं। तो ये आपको हमने फॉर्मूला फर्स्ट में बताया था कि Ag का अगर मास आपको पता है तो यहाँ से आप टाइम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, सिल्वर का जो मोलार मास होता है वही उसका इक्विवेलेंट मास होता है, लेकिन कॉपर पे जैसे वैलेंसी +2 होती है, तो इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा दैट विल बी मोलार मास डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से जिंक का जो इक्विवेलेंट मास होगा दैट विल बी मोलार मास डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो टाइम है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आती है 863 सेकेंड्स। तो पहला काम हो गया हमारा, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो टाइम हमने निकाल लिया। अब इन इक्वेशंस को जो सेकंड लॉ की है उनको यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने कॉपर का मास निकाल लिया है। तो देखिए इसकी वैल्यू आती है 0.426, ट्राई करके देखिए आप लोग। और इस तरीके से हमने यहाँ पे जिंक का मास निकाला है, इट कम्स 0.439 ग्राम। पॉज कीजिए, खुद अपने आप इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से तो आप निकाल ही सकते हैं। इसके अलावा आप जो फर्स्ट लॉ की जो हमने कॉन्सेप्ट बताए थे उनको यूज़ करके भी आप यहाँ पे कॉपर और जिंक का मास निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। बने रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।